हेलो सोल्जर्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतरीन लेवल से अपना एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपका एग्जामिनेशन है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, कोस्ट गार्ड, जिसमें जो फिजिक्स का सिलेबस है, कंटेंट है, उसको हम लोग बेहतरीन लेवल से सोल्जर्स पढ़ रहे हैं, उसको फोड़ रहे हैं पर डे। फुल डेडिकेशन टू योर डिफेंस एग्जाम। तो जैसा कि जानते हैं कि एयरफोर्स का रिजल्ट आ गया है। जिन स्टूडेंट का हमको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आप फेज 2 में लग जाइए। फेज 2 के प्रिपरेशन के बारे में फुल वीडियो भी आ गया हमारे चैनल पर, और जीडी के कुछ ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्लीज वहां पर रजिस्टर कीजिए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बेहतरीन लेवल से वहां पे आपको क्लास किया जाएगा, क्योंकि जो फैकल्टीज है हमारे, जो मेन सर है, मतलब वो खुद एयरफोर्स निकाले हैं, तो वो एक्सपीरियंस है कैसे जीडी को टैकल किया था, तो वो सारे चीज बताएंगे। ऐसे मैं भी सारा क्लियर किया हूँ, बट है कि हम लोग थोड़ा सा दूर है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप लोग उस एरिया में तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और ऑनलाइन में भी क्लास स्टार्ट होगा, फेज 2 के बारे में बताया जाएगा कैसे कैसे तैयारी करना है। तो आप सोल्जर्स चिंता मत कीजिए, जिनका फेज 1 हो गया, फेज 2 के बारे में आपको कंटिन्यूस वीडियो आते रहेगा हमारे फैकल्टीज के द्वारा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है उनको भी डीमोटिवेट नहीं होना है। मैं क्या बोला कल ही कि हमारे साथ जुड़िए, मेहनत कीजिए, जिस सब्जेक्ट में आपका वीकनेस है उसको पहचानिए और उसके लेवल से अपने प्रिपरेशन में लग जाओ मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि समय कम है, आपका इंटेक 2 वाला 2024 वाला जल्द ही आएगा आपका। वहाँ पे आप गर्दा मचा लेना बेहतरीन लेवल से पढ़ के। अगर जिन स्टूडेंट्स का फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स में नंबर कम आया है, तो प्लीज़ आप उस पर फोकस कीजिए। हम लोग डेली पढ़ा ही रहे हैं, जहाँ भी पढ़िए, बट फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़िए, फुल ऑनेस्टी के साथ। ईमानदारी बहुत जरूरी है पढ़ाई में, ठीक है। कोई देख नहीं रहा है, बट ऊपर वाला सब देख रहा है। तो हमें इस लेवल से पढ़ना है कि हमें माँ बाप का नाम रोशन करना है, देशवासियों का नाम रोशन करना है, एक अपना एक अलग ही इमेज बनाना है मेरे सोल्जर्स, ठीक है। देश का वीर बनना है, देश का सैनिक बनना है, और हमें ऑफिसर बनना है, जो हमारे एनडीए कैडर्स है या सीडीएस कैडर्स है। क्योंकि एक वॉरियर बनने में एक अलग ही सपना होता है मेरे सोल्जर्स, ठीक है। तो क्या बताइए, न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए मेरे भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि यहाँ पे हर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है हमारे ही चैनल पर, ठीक है। एक बार सारे बच्चे फटाफट कमेंट कीजिए जय हिंद का। जय हिंद सर, जय हिंद सर। फटाफट कमेंट कीजिए जय हिंद सर। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सोल्जर्स फिजिक्स का। देखिए लगभग आज हम लोग का 1 मंथ हो गया फिजिक्स बैच स्टार्ट की हुई, जिसमें से हमने यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, 1D 2D, न्यूटन्स लॉ मोशन, फ्रिक्शन, 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने का दिन आ गया है, वर्क पावर एनर्जी, कार्य शक्ति ऊर्जा, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी, जो कि देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके डिफेंस एग्जाम से। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वर्क पावर एनर्जी है, इसी में कोलिजन भी आता है, बट इससे एक क्वेश्चन आता है, कोलिजन से भी एक क्वेश्चन, मतलब वर्क पावर एनर्जी से एक क्वेश्चन आते हैं, और आगे एक हम लोग और टॉपिक पढ़ेंगे कोलिजन, उससे भी एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात, आप लोग जय हिंद का कमेंट कर दें, और सारे जगह वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, क्या न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जबरदस्त लेवल में संतोष सर फिजिक्स का तहलका मचाएंगे, एकदम बवाल मचेगा। बेसिक क्लास है, इस लेवल से मैं कंटेंट दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। फर्स्ट क्लास में मेरा अलग ही एनर्जी रहता है, ऐसे मैं तो हर क्लास में एनर्जेटिक रहता हूँ, ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से रहता हूँ, ठीक है। और क्लास इन हो तो प्लीज कमेंट किया कीजिए, ठीक है। तो क्या आप रेडी हैं? पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए न्यू चैप्टर पढ़ने के लिए। क्या आप रेडी हैं? एक बार फटाफट आप कमेंट कर दीजिए। सॉरी। तो क्या आप रेडी हैं स्टूडेंट्स? वर्क पावर एनर्जी, आइए एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। पहले जानेंगे कि वर्क क्या है, फिर जानेंगे पावर क्या है, फिर जानेंगे एनर्जी क्या है। पहला, आज हम लोग वर्क पे ही बात करेंगे, ठीक है। वर्क क्या है, वर्क का यूनिट, डायमेंशन, टाइप्स ऑफ वर्क, हर चीज को रिलेट करेंगे वर्क से। वर्क खत्म होगा तो पावर पे आएंगे, पावर खत्म होगा तो एनर्जी पे आएंगे, ठीक है। ये भी छोटा ही चैप्टर है, और लगभग आपका 2 या 3 दिन में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहा, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, तो जल्द ही हम लोग हमारे कोर्स का जीडी का जिनका एग्जाम होने वाला दिसंबर का, मेरे स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज चिंता ना कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। आपका सिलेबस मैं आपको पक्का टाइम से फिनिश करके दे दूंगा। आप चल ही रहा है सिलेबस, डेली पर डे मैं पढ़ा रहा हूँ,
सिर्फ संडे को ऑफ रहता है कि उस दिन आप नोट्स अपना बना लीजिएगा। प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछा कीजिए। तो आइए सोल्जर्स पढ़ा जाए। बताइए मेरे सोल्जर्स की वर्क क्या होता है। वर्क जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्य। वर्क मतलब क्या होता है मेरे भाई, मेरे सोल्जर्स बताइए वर्क मतलब क्या होता है। आज हमने 4 घंटा वर्क किया, आज हमने 6 घंटा काम किया, आज हम 9 घंटा पढ़े। तो वर्क तो मतलब हर आदमी कुछ भी काम करता है तो बोलता है कि आज मैंने काम किया, कार्य किया। एक चैप्टर ही है आपका नॉन अरिथमेटिक में एक चैप्टर ही होता है टाइम एंड वर्क, कि एक मजदूर जो है एक घर बनाने में 2 दिन लेता है, दूसरा मजदूर जो है उसी घर को बनाने में 4 दिन लेता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। ऐसा आपने चैप्टर पढ़ा है टाइम एंड वर्क। तो मेरे कहने का ये मतलब, बट ये फिजिक्स है, हमें मैथ में तो जाना नहीं है, ठीक है। तो वर्क मतलब होता है मेरे भाई कार्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो वर्क होता क्या है मेरे सोल्जर्स, अगर आपको याद होगा तो हमने वेक्टर में शायद पढ़ा था जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, कि जो वर्क है, जो आपका ये वर्क है, वो कहीं ना कहीं 2 कंपोनेंट से बने हुए हैं, एक आपका फोर्स और एक आपका डिस्प्लेसमेंट। इन्हीं 2 कंस्टिट्यूएंट से आपका वर्क का डिफिनेशन आता है इन फिजिक्स में बोला जाए तो। ऐसे वर्क बहुत तरह के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। यस हाँ, जीरो वर्क भी। अब कोई है, ये बोर्ड है, आपको इसको पूरा पूरा पुश कर रहा है, इसको दीवार पूरा जो है ये बोर्ड को ढकेल रहा था, क्या ये बोर्ड ढकेलाएगा? क्या ये दीवार के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। अब दिन भर आप लगिए, कितना भी पसीना बहा दीजिए, ये जीरो वर्क कहलाएगा। हम लोग सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सोल्जर्स, बारीकी से एक एक वर्ड को एकदम पूरा छील डालेंगे, आपका अगर सपोर्ट रहा तो, ठीक है। तो वर्क मतलब होता क्या है मेरे भाई, क्योंकि वर्क जो है एनर्जी से रिलेट है। वर्क समझ जाएंगे तो एनर्जी। मैं भी वर्क कर रहा हूँ, 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ, या जो भी आपको डेली कंटेंट था, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ। ये भी मेरा डेली रूटीन है कि मुझे सोल्जर्स को डेली कंटेंट देना है, बेस्ट कंटेंट देना है कि जो उनका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, वर्क ही तो कर रहा हूँ। तो क्या ये मेरा वर्क कैलकुलेट होगा? फिजिक्स के भाषा में ये वर्क कहेंगे इसको या नहीं कहेंगे? जनरल भाषा में तो कह रहे हैं कि वर्क कर रहे हैं, ये इस बोर्ड को मैं पुश कर रहा हूँ, तो जनरल भाषा में कर रहा हूँ, कर सकता हूँ कि मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ। बट फिजिक्स इसको वर्क नहीं कहेगा। तो हर कॉन्सेप्ट को फिर छील डालेंगे। तो आइए, क्या मैंने आपको वेक्टर में बताया था, जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे तो मैंने बोला था कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर देता है, जिसमें से मैंने वर्क का भी एग्जांपल दिया था कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या मैं ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं? वर्क क्या है, एक आपका स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है और डायरेक्शन नहीं बताता है। यस, और वर्क जो है 2 वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है। और मैंने बताया था कि जब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्टेंट आता है, उसका परिमाण बल वो स्केलर होता है, ना कि वेक्टर होता है। फिर मैंने बताया था कि जब ये डॉट हटता है तो उसके साथ कॉस आता है, कॉस थीटा। थीटा क्या है मेरे भाई? एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पहले ही क्लियर कर चुका है, किया है कि नहीं? एक बार यस का कमेंट कीजिए। सारी चीज क्लियर है, विजिबल है, माइक वाइक क्लियर है, साउंड आ रहा है कि नहीं मेरे ऑडियो, बताइए। जैसे मान चलिए आपके पास मान चलिए यही देखिए, ये आपका एक बोतल है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। सपोज कीजिए कोई ये मान चलिए ये टेबल है, इस पे रखा हुआ है, और मुझे इस बोतल को यहाँ से उठाकर कहीं दूसरे जगह रखना है। तो मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, जादू से तो होगा नहीं कि ऐसे मैं रखा हुआ हूँ और वो छूमंतर 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 और आपका बोतल दूसरा जगह पहुंच जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं। हम लोग इस बोतल को इस टेबल से, ये जो मेरा हाथ है मैं इसको मान रहा हूँ टेबल, इमेजिन कर रहा हूँ, तो इस बोतल को यहाँ से वहाँ रखना है, तो हम लोग इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे।
डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, जब इस फोर्स लगाकर इसको यहां से वहां करेंगे तो इसके पोजीशन में चेंज आएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसका पोजीशन डिस्प्लेस होगा। तो दैट मीन्स जो आपका वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बनता है। किसी ऑब्जेक्ट पर जो कार्य होता है तो उस कार्य करने के लिए हमें उस पर बल लगाना पड़ता है। अब बल लगाते हैं तो उसके पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट आता है, वो डिस्प्लेस होता है एक जगह से दूसरे जगह। और थीटा का भी जो है कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन लेवल का है कि हम लोग कितना एंगल से उसको ले जा रहे हैं, क्योंकि आगे आगे जैसे कॉन्सेप्ट जाएगा तो बहुत तरह के वर्क आते हैं। पॉजिटिव वर्क एक ऐसा काम होता है जो पॉजिटिव वर्क डन बताता है, एक नेगेटिव वर्क डन और एक जीरो वर्क डन जो मैंने अभी बताया। तो थीटा का भी जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मेरे भाई कि आप बोतल को कैसे ले जा रहे हैं, जी मतलब ऐसे आप ले जा रहे हैं या कोई ऊपर की ओर ले जा रहा है 90 डिग्री पे, मतलब फोर्स जो है जैसे आपका ये बोतल है तो बोतल जो है हम लोग फोर्स सीधा लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी डायरेक्शन में हम लोग लगा रहे हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, दैट मीन्स थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जीरो। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये बोतल लिए हुए, अब इसको हमने हेड पर ऐसे रख दिया, क्या किया ऐसे हमने इसको हेड पर क्या किया रख दिए, तो क्या ये वर्क कर रहे हैं, नहीं। हमने कोई टेबल है, टेबल से बोतल को उठाया और अपने सिर पर रख दिया, तो क्या हमने कुछ वर्क किया, कुछ आपने वर्क नहीं किया, कुछ आपने वर्क नहीं किया, क्योंकि यहां पे जो बेसिकली एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। कैसे एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि जब आप बोतल को ऊपर ले जा रहे हैं तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स mgh, और फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर ले जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका थीटा 90 हो गया, कॉस 90 जीरो, तो वक्रन जीरो, यस या नो। तो ऐसे ऐसे हर कंडीशन को हम लोग सोजस देखेंगे। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि थीटा भी जो है, कॉस थीटा जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए। फोर्स भी इंपॉर्टेंट रोल करता है, डिस्प्लेसमेंट भी और थीटा भी। तो क्या वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, कि वर्क कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इसका कॉन्सेप्ट हुआ, इनिशिएट हुआ, क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं जो कहना चाह रहा हूँ। कुछ हल्का फुल्का भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आए कि नहीं, वह मुझे कमेंट कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं बेसिक पहला पॉइंट, वर्क इज सेड टू बी डन। हम लोग कब कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ है या किसी पर भी वर्क हुआ है, इफ अगर फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी produces some displacement and makes an angle theta between force and displacement। और इसके बाद आप ये दोनों चीज ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इस पॉइंट के बाद ये दोनों चीज को लिख लीजिएगा। मैंने क्या लिखा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क कब कहा जा सकता है, जब उस बॉडी पे हम लोग ने फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है और किसी एंगल के साथ वो डिस्प्लेस हुआ है, और एंगल किसके बीच में बनेगा, बल और विस्थापन के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तभी हम लोग इसको प्रॉपर वर्क डन कहा जा सकता है, कह सकते हैं
इन फिजिक्स में। यही आपका एक्चुअल मीनिंग हुआ वर्क डन का। फिर ये लिख दीजिएगा कि वर्क डन जो है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। और जब ये डॉट हटाएंगे तो उसके साथ क्या आ जाता है, कॉस आ जाता है। ये हमने वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ रहे थे तो ये कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था। तो मैं पहले ही बोला हूं कि हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक रहता है। अगर आप एक भी टॉपिक को मिस कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल प्रोवाइड अफेक्ट कर सकता है। देख रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क पावर एनर्जी, वर्क टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट यहाँ भी देखिए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया कि नहीं, कि जब डॉट हटता है तो कॉस आता है, फिर जब यहाँ पे क्रॉस रहेगा तो क्रॉस हटता है तो साइन आता है। ये सब मैंने सारा बताया है वेक्टर के चैप्टर में। अब मुझे आप बताइए इस वर्क का यूनिट क्या होगा, मुझे बताइए फटाफट। मैंने बोला है कि कोई भी टॉपिक पढ़े तो फटाफट कमेंट में यूनिट एंड डायमेंशन टाइप हो जाना चाहिए सोल्जर से, क्योंकि ये यूनिट एंड डायमेंशन याद करने का नहीं चीज है। हर टॉपिक पढ़ते पढ़ते उसको, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका यूनिट और डायमेंशन फटाफट लिख दें तो हमारी मेमोरी में याद रहता है। ऐसे याद कीजिए तो याद नहीं होगा। जैसे सॉरी मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो उसका यूनिट एंड डायमेंशन लिख दीजिए, फोर्स पढ़ रहे हैं तो उसका यूनिट एंड डायमेंशन लिख लीजिए, वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो उसका लिख लीजिए। अभी हमने जितना चैप्टर पढ़ा है, फोर्स पढ़ लिए, वेलोसिटी पढ़े, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, अभी हमने लगभग 6 चैप्टर पढ़ा है। उसमें बहुत सारे हमें नए नए कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, नए नए क्वांटिटी को जाना है, तो ऐसे आपको याद होता है। ठीक है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है बताइए। फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ये आपका वर्क का एसआई यूनिट कहलाता है। ठीक है, फिर आप बोलेंगे सर वर्क का एक और यूनिट होता है जूल, जूल। ठीक है, यस या नो। तो बेसिकली न्यूटन मीटर क्या होता है मेरे भाई, कि अगर आप कोई भी बॉडी है उस पर अगर आप 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो उसमें 1 मीटर का पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट आता है, वही आपका 1 जूल का डिफिनीशन होता है कि when we apply a force of 1 newton on a body then it will displace of 1 meter then this will called 1 जूल। इसी को बोलते हैं मेरे वॉरियर 1 जूल। तो 1 जूल का डेफिनेशन भी मैंने बोल दिया और इसको बता भी दिया। ठीक है, अब ये तो इसका एसआई यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट बताइए क्या होगा। सीजीएस यूनिट तो न्यूटन के जगह पे डाइन आ जाएगा मेरे भाई और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 1 जूल की जगह पे आपका आ जाता है 1 अर्ग। सीजीएस में क्या होता है, वर्क का यूनिट अर्ग और ये आपका एसआई में जूल। ठीक है, और 1 जूल का डिफिनेशन क्या है, 1 न्यूटन इंटू मीटर, और 1 अर्ग का क्या डिफिनेशन है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। क्यों, मीटर का सीजीएस का यूनिट होता है सेंटीमीटर, और न्यूटन का फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन, और लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। और ये हमने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस, एफपीएस हमने बेहतरीन लेवल से क्लियर किया था हर कॉन्सेप्ट को जब हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। कैसे एसआई सिस्टम का स्टार्टअप हुआ हमारे कंट्री में, कि हर कंट्री में सारे साइंटिस्ट का एक मीटिंग हुआ 1960 या 1965 के दौरान, तो एक एसआई सिस्टम का स्थापना हुई। तो हमने सारा कॉन्सेप्ट को मेरे भाई पढ़ा है। आप ऐसी एक बार यूनिट एंड डायमेंशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सिस्टम ऑफ यूनिट को पढ़िएगा, मैं उसको पूरा फुल क्लास दिया था समझाने के लिए। ठीक है, तो ये यूनिट भी बात कर लिया हमने। अब एक इसका कन्वर्जन होता है मेरे भाई, 1 अर्ग में 10 के पावर -7 जूल, आपके न्यूमेरिकल में हेल्पफुल आएगा, और 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग। ये दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों जो कन्वर्जन फॉर्मूला है मेरे भाई, इसको आप याद रखिएगा। मैंने बताया था कैसे कन्वर्ट किया जाता है कोई भी चीज को यूनिट एंड डायमेंशन में। 1 न्यूटन में कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है मेरे वॉरियर। तो मैं सारा चीज यूनिट एंड डायमेंशन में करके बताया था। अब वो करना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है 1 अर्ग में 10 के पावर -7 जूल होता है। मैं अभी बता भी देता हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। देखिए, अगर आप देखिएगा, हमें 1 जूल से अर्ग में जाना है। सपोज दीजिए हमें जूल से
अर्ग में जाना है, मतलब न्यूटन मीटर से डाइन सेंटीमीटर में जाना है। तो एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। और मीटर में कितना सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁷। और यहाँ पे अर्ग हो जाएगा, क्योंकि डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग होता है। तो हुआ कि नहीं, एक जूल में 10⁷ अर्ग। क्योंकि कोई भी आप यूनिट को अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। मैंने पहले ही यूनिट एंड डायमेंशन में क्लियर किया था कि कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप बदल रहे हो तो उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे आप 1 जूल से 1 अर्ग में जा रहे हो, आपको बदलना है कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है। ये वर्ग का मतलब यूनिट हम बता रहे हैं कि वर्ग का SI जूल होता है, सीजीएस क्या होता है, अर्ग। तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है ये हमें जानना है। तो पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि 1 जूल का डिफिनेशन क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। अर्ग का क्या होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर, पहला स्टेप। दूसरा ये जानना चाहिए कि 1 न्यूटन से हमें डाइन में जाना है, तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10⁵ मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में प्रूफ करवाया भी, आप जाके देखिएगा। फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। फिर 10⁵ इंटू 10⁵2 हुआ कि नहीं, तो कितना हो गया, 10⁷7। और हमें जाना है जूल से अर्ग, तो बन गया 1 जूल में 10⁷7 अर्ग। और अगर 1 अर्ग से जूल में जाना है तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 जूल। तो ये बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्ट है सोल्जर्स जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो क्या ये समझ में आया कि नहीं, वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आपके माइंड में ग्रास्प हुआ कि नहीं, मुझे फटाफट कमेंट कीजिए। क्या मैं कुछ अब रफ कर सकता हूं, अगर आपका परमिशन हो तो? अब आइए पढ़ा जाए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क कितने तरह के होते हैं, वर्क जो है आपका सोल्जर्स कितने तरह के होते हैं, वो आप टॉपिक हेडिंग डालिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्क। क्या हेडिंग डालिएगा सोल्जर्स, यहां तक किसी तरह का क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने जाना अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि वर्क क्या होता है, वर्क किसे कहते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कब वर्क कहलाएगा किसी बॉडी पे कि वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। फिजिक्स में तो हम लोग ने सारा चीज जाना, बहुत कॉन्सेप्ट को हमने अभी तक डील किया। फिर उसका यूनिट हमने जाना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे कुछ हमने बात किया। फिर डायमेंशन, हाँ डायमेंशन तो छूट ही गया, ये डायमेंशन फटाफट कमेंट करो मेरे सोल्जर्स, डायमेंशन फटाफट कमेंट कीजिए। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, mL/t-2, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो m2 डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मेरे सोल्जर्स, L होता है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर का उसका यूनिट होता है, तो मीटर लेंथ का यूनिट होता है लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन L होता है, तो mL/t-2 ये वर्क का डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब हमें जानना है टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क कितने तरह के होते हैं। अभी तो हमने जाना कि वर्क किसे कहते हैं, कब किसी ऑब्जेक्ट पर कहलाएगा कि वर्क हुआ है, जब कुछ हम लोग उस पर फोर्स लगाएं, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो और कुछ एंगल के साथ वो डिस्प्लेसमेंट हो, और एंगल किसके बीच में बनना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। ये हमने अभी तक जाना बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क कितने प्रकार के होते हैं।
तो मैं बता दूं वर्क आपके 3 टाइप्स के होते हैं और इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, एग्जाम्पल से आता है। एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा ये कौन वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन है कि नेगेटिव और जीरो वर्क डन। जीरो वर्क, 3 तरह के मेरे स्टूडेंट्स वर्क होते हैं, 3 तरह के वर्क डन होते हैं। पॉजिटिव वर्क डन, हर वर्क डन टाइप्स को हम लोग बेहतरीन लेवल से फोड़ेंगे, ठीक है। पहला आइए पॉजिटिव वर्क डन को समझा जाए कि पॉजिटिव वर्क डन आपका क्या होता है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, पॉजिटिव वर्क डन हेडिंग डाल दीजिए, पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि अब हमने वर्क समझ लिया है तो हम लोग अब पॉजिटिव वर्क जानेंगे। पॉजिटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वैल्यू आप मैथ में जानते होंगे, बेसिक चीज है 1 2 3 4 5, ये क्या हुए पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वर्क डन भी होता है सर, जी हाँ मेरे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आपके वर्क डन भी होते हैं। पॉजिटिव वर्क मतलब वर्क जो हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, मतलब आप तो यही समझ रहे हो कि पॉजिटिव वर्क मतलब वर्क पॉजिटिव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा होगा, प्लस उसका वैल्यू आएगा, है कि नहीं। आइए उसको समझा जाए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये आपका कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग आपने देखा होगा कि हम लोग स्प्रिंग जो है एसएचएम जब पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवृत गति, तो उसमें हम लोग एसएचएम को बेहतरीन लेवल से फोड़ेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके डिफेंस के लिए। तो ये ब्लॉक है, इसके यहाँ पे स्प्रिंग रखा गया है, ठीक है। अब क्या है, स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को हम लोग फोर्स लगाकर उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। स्प्रिंग आपने देखा हुआ। अब हम लोग मान के चलिए कि हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो मान के चलिए फोर्स लगाने के बाद इसका पोजीशन यहाँ पे हो गया, इसमें इतना का डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब इस स्प्रिंग को जब हमने फोर्स लगाया तो ये अपने नेचुरल लेंथ, मान के चलिए इसका कुछ लेंथ होगा L, अब इसका जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो इसमें एलोंगेशन आया, फैला, और कुछ इसमें डिस्प्लेसमेंट आया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ S, और इसका जो नेचुरल लेंथ L अब हो गया L0। तो वो सब तो बात की चीज है, नेचुरल लेंथ क्या है, एलोंगेशन क्या है। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब हम लोग स्प्रिंग को फोर्स लगा के उसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। डिस्प्लेस होके यहाँ पे चला गया, मेन मोटो यही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है मेरे भाई वो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, दैट मीन्स थीटा आपका 0 डिग्री है कि नहीं। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन, कि जब हम लोग स्प्रिंग को एक्सपैंड कर रहे हैं उसके नेचुरल लेंथ से, तो उसमें एक्सपेंशन आ रहा है, और एक्सपेंशन होने की वजह से उसने अपना पोजीशन को चेंज कर दिया है। देखें यहां से यहां आ गया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन, मतलब जो वर्क डन हो रहा है बाय द एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ही ना इसको फोर्स लगा के एक्सपैंड कर रहा है। तो जो वर्क डन हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आप समझे, मैंने इसको लिख लेता हूं, फिर आपको जब तक नहीं समझ में आएगा मैं आपको एग्जांपल देते जाऊंगा, ठीक है। ये बेहतरीन, ये टॉप लेवल का एग्जामिनेशन माना जाता है एग्जांपल, ठीक है। ये आपका टॉप लेवल का एग्जांपल माना जाता है। आइए मैं इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख दूं, जो मैं समझाया हूं उसको। When spring is stretched
to its natural length, then it will displaced and work done by external force is पॉजिटिव। जब स्प्रिंग को हम लोग खींच रहे हैं उसके जो ओरिजिनल लेंथ से, तो स्ट्रेच होने के बाद वो डिस्प्लेस हो जा रहा है, और इस केस में जो वर्क डन किया जा रहा है बाई किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके द्वारा वर्क डन हो रहा है, कि इसी पर खेला अटकेगा, इसी पर डिसाइड होता है कि कौन सा वर्क डन हो रहा है। तो कौन वर्क कर रहा है, बाई एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि अभी इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे वर्क डन जब मैं पढ़ाऊंगा नेगेटिव वर्क डन, तो उसको मैं सेम एग्जाम्पल यहाँ पे रखूंगा और बताऊंगा कि उस स्टेज में ये नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा। तो इसीलिए इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। कोई बंदा ही इसको फोर्स लगाकर मतलब एक्सपैंड कर रहा है। तो इस केस में आपका वर्क डन कैसा रहा है मेरे भाई, पॉजिटिव। तो बोल सकते हैं W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू एफ एस, ठीक है, एफ एस। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना एंगल बनेगा 0 डिग्री, और कॉस 0 1 होता है। तो ये हमें कैसा वर्क डन मिलेगा मेरे सोल्जर्स, पॉजिटिव वर्क डन होगा। कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन आपका होगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट, मुझे बताइए। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं। अब आइए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है, आज फर्स्ट डे है इस चैप्टर का, मजा आ रहा है कि नहीं। देखिए ये कोई टेबल है, इस टेबल पे बुक रखा है, ठीक है। अब आप इस बुक को आप इस टेबल से दूसरे रूम पर ले जाना है, सपोज दैट, ठीक है। तो इस टेबल को आप यहां से उठाने के लिए इस पे आप कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। वो फोर्स मान के चलिए 3 न्यूटन का लगा रहे हैं, और आप उसको सेम डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करवा रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी आपका सपोज दैट सेम डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो ऐसा वर्क डन को बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। हम लोग ऐसा नहीं है कि आपको ये जो बुक को पहले ऊपर उठा रहे हैं, वो अलग कंडीशन हो जाएगा। बुक को ऊपर उठा के अपने सिर पर रख रहे हैं तो वो अलग वर्क डन के कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पर हम सिंपल बुक को टेबल से उठाए और अपना उसी रास्ता में चल पड़े जिस रास्ता में हमें जाना है। तो मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्क डन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ गए, मैं सिर्फ इसको लिख दिया हूं, बाकी एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। अब आप पॉजिटिव वर्क डन मेरे अकॉर्डिंग आप समझ ही गए होंगे। देखते हैं जो जिम होता है, जिम आपने कभी गया है, जिम करते हैं तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर जिम कभी गए भी होंगे तो एक होता है वेट लिफ्टिंग, जो नहीं होता है बहुत पूरा ऐसा हम लोग ग्राउंड पे एकदम झुक कर पूरा उसको ऐसे एकदम उठाते हैं कि नहीं। तो वहां भी देखिएगा जब हम लोग वेट लिफ्टिंग जो होता है, जब उसको पूरा भारी जब ग्राउंड से उठा रहे हैं तो फोर्स भी जो हम लगा रहे हैं ऊपर की दिशा में लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ऊपर ही और लग रहा है। तो दैट मीन्स ये भी हमारा पॉजिटिव वर्क डन के ही केस में आएगा। इसको हम लोग लैंग्वेज भाषा में लिख सकते हैं कि when person lift when person
when person raised weight lift to upper side then work done by him is positive। जो ये वर्क डन कर रहा है वो पॉजिटिव है बाय हिम, उसके द्वारा, क्योंकि जब ये ऊपर उठा रहा है तो इस पे एक और फोर्स लग रहा है, उस वेट लिफ्टिंग पे कौन फोर्स लग रहा है कमेंट कीजिएगा, मैं अभी आपसे पूछूंगा। तो जैसे ही पर्सन वेट लिफ्ट को जब नीचे ग्राउंड से ऊपर की ओर उठा रहा है तो फोर्स भी ऊपर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर लग रहा है। दैट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 डिग्री है। इस केस में ये जितने एग्जाम्पल है सारे पॉजिटिव वर्क डन के ही आएंगे। ठीक है, तो क्या पॉजिटिव वर्क डन समझ में आए कि नहीं आपको? एक बार फटाफट कमेंट कीजिए, इसको आप फटाफट नोट डाउन कीजिए। यू विल हैव ओनली 10 सेकेंड to recall all the concept and ask me if any doubt। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं सोल्जर्स, ठीक है। अब आइए हमारा नेगेटिव दूसरा वर्क डन पढ़ने का समय आ गया है। क्या हम लोग फास्ट तो नहीं बढ़ रहे हैं सोल्जर्स, आराम से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, बिना आइए दूसरा वर्क डन पढ़ा जाए, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव ऋणात्मक कार्य क्या होता है मेरे भाई? नेगेटिव वर्क, आप नेगेटिव वर्क से क्या समझ रहे हैं? कि वर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। जी हाँ, अगर डेली भाषा में समझा जाए तो यही हुआ। क्या होता है कि मतलब पढ़ रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम कहते हैं नेगेटिव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका माइंड डेविएट हुआ है, इसीलिए आपका जो है बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब आप कंसंट्रेशन फुल नहीं दे रहे हो अपने स्टडी में। ठीक है, ये सब लोकल लैंग्वेज में मतलब हम बात कर सकते हैं नेगेटिव वर्क डन को समझने के लिए। ठीक है, कि वर्कर जो है काम तो किया बट उसको पैसा मिल रहा है उससे कम, 50 रुपए का उसका फिक्स हुआ है काम करने का, बट उसको मिल रहा है 30-40 रुपया ही, मतलब उसका पैसा क्या हो गया, ओरिजिनल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो गया। तो वो सब आप मत समझिएगा नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, बट ये जो मैंने वर्ड बोला इस पर फोकस कीजिएगा कि आपकी जो पढ़ाई है उस पर नेगेटिव फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जैसे जैसे टाइम बीते, समय जो बीत रहा है उस पर अपना फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी को फोकस करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर पॉजिटिव इफेक्ट का पहचान आ ही जाता है, अगर आप पढ़ाई मन लगा के पढ़े हो तो आपका रिजल्ट फटाफट आएगा। ठीक है, वही पॉजिटिव वर्क डन का पहचान है। ठीक है, तो अपने पढ़ाई पे कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ने दीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क डन क्या होता है देखिएगा, मैं उसी एग्जाम्पल को चल रहा हूँ, देखिएगा उस वो स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल क्या है, मैं फिर से उसको बनाना चाहता हूँ। ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, अब मैंने इस स्प्रिंग को जब मैं फोर्स लगाकर उसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, उसके नेचुरल लेंथ से उसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो मैंने अभी बोला कि उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, इस यहाँ से यहाँ वो डिस्प्लेस हो रहा था। तो जब मैं इधर फोर्स लगा रहा था ना, फोर्स मैं किधर लगा रहा था, जो एक्सटर्नल जो बॉडी था वो फोर्स किधर लगा रहा था, इस डायरेक्शन में। बट जब जब किसी भी फोर्स लगता है उसका वो विरोध करता है, सिर्फ फ्रिक्शन ही विरोध नहीं करता है, सिर्फ घर्षण ही विरोध नहीं करता है, और फिर फोर्स हैं जो विरोध करते हैं। फ्रिक्शन तो हमने बेहतरीन लेवल से पढ़ा है कि जब किसी बोतल को या किसी सोफा को एक जगह से दूसरी जगह लगा रहे हैं, उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो घर्षण बल लग रहा है जब दो बॉडी सरफेस में होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। तो बट ये जब स्प्रिंग को भी हम लोग जब इसको स्ट्रेच कर रहे हैं उसके ओरिजिनल लेंथ से,
तो इसका भी ये विरोध कर रहा है। इस विरोध बल का नाम है, विरोधी बल का रिस्टोरिंग फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है -kx। ये हम लोग पढ़ेंगे SHA में। अभी सिर्फ ये जानिए कि जब इस स्प्रिंग को हम लोग उसके नेचुरल लेंथ से जब उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसका ये विरोध कर रहा है कौन? रीस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स का यही काम है कि इसको यहां से ना डिस्प्लेस होने दे, जहां है वहीं पे रहने दे। किसका ये काम है? रिस्टोरिंग फोर्स, ओपोजिंग फोर्स का काम करता है, जिसका फॉर्मूला होता है -kx, जिसको हम लोग SHA में पढ़ेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव वर्कडन समझाने का ये बेस्ट एग्जांपल है कि आप फोर्स लगा रहे हैं इधर की ओर, बट फोर्स लगा रहे हैं इधर की ओर, बट इसका विरोध हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स विरोधी बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, बट डिस्प्लेसमेंट तो आपका इस डायरेक्शन में ना हो रहा है, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट है आपका इस डायरेक्शन में, अब विरोधी बल रिस्टोरिंग फोर्स आपका है RF इस डायरेक्शन में। तो कितना एंगल बन रहा है आप देखिएगा, 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है मेरे सोल्जर्स? -1। तो इस वजह से W = FS cos 180 दैट इज इक्वल टू -FS। समझे? तो यहां पर जो नेगेटिव वर्कडन किसके द्वारा? वर्कडन बाय रिस्टोरिंग फोर्स विल बी नेगेटिव, नॉट बाय एक्सटर्नल बॉडी। वहां पे हमने पॉजिटिव वर्कडन बोला था, बट किस केस में? वर्कडन बाय एक्सटर्नल बॉडी। तो इसको हम लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए, कि जब स्प्रिंग को हम लोग एक्सपैंड करते हैं उसके ओरिजिनल लेंथ से, तो उस स्प्रिंग को जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो कुछ बल लगाते हैं, वो फोर्स का विरोध किया जाता है किसके द्वारा? एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो उस फोर्स को ओपोज करता है, उस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस, उस स्प्रिंग को एक्सपैंड नहीं होने देता है, जिस वजह से रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो कार्य किया गया है किसके द्वारा? रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा, वो आपका ऋणात्मक है, नेगेटिव है, क्योंकि cos 180 -1। तो क्या समझ रहे हैं कि नहीं कि वर्क डन बाय द्वारा, तो वर्क डन बाय के द्वारा अगर रिस्टोरिंग फोर्स लिख रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, और अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जब एक्सटर्नल बॉडी बोल रहे हैं, तो वहां पे हम लोग इसका इफेक्ट को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी कह रहे हैं तो सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर रहे हैं, बट जब रिस्टोरिंग फोर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हम रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्कडन का? मुझे आप फटाफट बताइए। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लैंग्वेज में, व्हेन स्प्रिंग स्ट्रेच टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। क्या क्लियर शो हो रहा है कि नहीं? मैं पहले एक बार देखना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको छोटा कर देता हूं हल्का सा। अब आइए मैं ऊपर से ही टॉप से ही लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, व्हेन नेगेटिव वर्कडन का एग्जांपल है, व्हेन स्प्रिंग स्ट्रेचेस टू its original length, then work done by restoring force will be negative। ठीक है, यही ना एग्जाम्पल मैं लिख लिया जो मैं कहना चाह रहा था, कि जब इस स्प्रिंग को हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं उसके नेचुरल लेंथ से, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स का क्या वर्क है?
जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं इसको एक्सपैंड करने के लिए इस स्प्रिंग को, उसका ये ओपोज कर रहा है। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में, और चूंकि हमने फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इधर लगाया है मतलब डिस्प्लेस होगा इसी डायरेक्शन में। तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। cos 180 -1 होता है। तो इस केस में जो वर्क डन हो रहा है किसके द्वारा, रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा, वो आपका नेगेटिव आएगा। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे फटाफट बताइए। अब आइए, बहुत एग्जांपल जो मैंने अभी बताया था वेट लिफ्टिंग वाला, कि जो ट्रेनर है जो जिम में जो जाते हैं, जो वेट लिफ्ट भारी वाला जो चीज उठाते हैं ग्राउंड से ऊपर की और उसको ले जाते हैं, तो वहां पे तो मैंने बोला था कि जो वर्क डन हो रहा है एक्सटर्नल बॉडी के द्वारा, जो बंदा है फोर्स लगा रहा है ऊपर ऊपर उठा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो उस केस में वर्क डन पॉजिटिव आया था। बट जब हम लोग उस वेट लिफ्टिंग को जब ऊपर उठा रहे हैं तो उस वेट लिफ्टिंग पे एक नीचे की ओर भी फोर्स लग रहा है, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल mg। तो फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है आपका, दैट इज 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वहां पे भी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं कि वेन, सेकेंड एग्जांपल, वेन जिम प्रैक्टिशनर lift heavy weightlifting then work done by gravitational force। जी हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव, क्योंकि आप उस वेट लिफ्टिंग को ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो नीचे बल लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, और डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर हो रहा है। दैट मीन्स जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होगा। cos 180 -1 जो कि जो वर्क डन आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ये बहुत फोकस कीजिएगा, इसी पे खेला पूरा अटका हुआ है कि किसके द्वारा वर्क डन को आप कंसीडर कर रहे हो। यहाँ पे अगर एक्सटर्नल बॉडी है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये दोनों एग्जांपल से आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन समझे कि नहीं, कि कब पॉजिटिव कहेंगे और कब नेगेटिव। मैं एक बार रिकॉल भी कर देता हूं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में वो अलाइन है, तो वहां पे मतलब जिधर फोर्स लग रहा है अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो उस केस में जो वर्क डन आएगा वो आएगा पॉजिटिव। और अगर फोर्स विपरीत दिशा में लग रहा है और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में अगर अपोजिट डायरेक्शन है, तो थीटा 180 बन रहा है, इस केस में वर्क डन नेगेटिव आएगा। जो आपने देखा कि जब हम लोग स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से जब हम लोग इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जब हमने इस पे फोर्स लगाया इसको डिस्प्लेस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो इस फोर्स को ओपोज कर रहा है मेरे भाई। तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180। रिस्टोरिंग फोर्स आपका इधर है और वर्क डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180। तो इस केस में वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब यहाँ पे पूरा क्रेडिट ले रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, मेरे द्वारा कितना कार्य किया गया, तो वो नेगेटिव है, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं इधर और मैं लगा रहा हूं इधर, उसको ओपोज कर रहा हूं। कोई सामान इधर खींच रहा है, मैं इधर से खींच रहा हूं, तो मैं अपना नाम ले रहा हूं कि मेरे द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो मैं नेगेटिव वर्क डन कर रहा हूं। वो तो बेचारा भला आदमी, एक्सटर्नल बॉडी जो है वो इस बेचारा स्प्रिंग को खींच रहा था, एक्सपैंड कर रहा था, बट एक बदमाश आदमी जो है, कौन, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसका ओपोज कर रहा है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि वर्क डन बाय ही, इसके द्वारा कितना वर्क डन किया गया है, तो वो नेगेटिव है। और अगर इस बंदा के द्वारा पूछा जाए कितना वर्क डन किया गया है, तो वो पॉजिटिव वर्क डन किया गया है, क्योंकि इसका इंटेंशन सही और इसका इंटेंशन गलत है। आप ही बहुत पढ़ रहे हैं पर कोई ऐसा ही आपका फ्रेंड है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको पढ़ाई के बीच में
परेशान कर रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है, कभी कुछ मतलब सॉन्ग बजा रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो क्या है, नेगेटिव आप पे वर्क कर रहा है। और आप तो अपना पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं, आप अपना फुल एफर्ट पढ़ाई पे डाले हो, बट कोई ऐसा दोस्त होता है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उससे हमें दूर रहना है, नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है, हमें पॉजिटिविटी को फॉलो करना है। ओके, तो क्या यहाँ तक क्लियर है? तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी खत्म किया दिया जाए। अब हमारा जीरो वर्क डन, मतलब कोई काम ही नहीं हुआ है, जीरो वर्क डन। सुनने में तो मजा आ रहा है, जीरो वर्क डन नहीं। ये दोनों वर्क डन को मैंने बेहतरीन लेवल से समझाने की कोशिश किया हूं, ठीक है। अगर अभी भी क्यूरी है आपको कहीं भी, पुराना वाला टॉपिक को सोच आप प्लीज रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि वो मेन चीज है, उसको आप भुलाइएगा मत, ठीक है। यूनिट डायमेंशन है, वेक्टर 1D 2D, उसको क्वेश्चन लगाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रॉब्लम है तो पूछते रहिएगा, ठीक है। जीरो वर्क डन, जीरो शून्य वर्क डन क्या होता है? क्या आपने कभी ट्रेन वेन पे चढ़े हैं? आप बोले क्या सर मजाक कर रहे हैं, हम लोग कितना बार ट्रेन पे चढ़े हैं, परीक्षा देने गए तो ट्रेन से ही गए। तो वहां पे एक कूली रहता है, जब बहुत पूरा भारी सामान रहता है, आप लोग नहीं, आप तो स्टूडेंट है, एक पिठुआ बैग रहता है, उस पर आप अपना पूरा जो है हल्का फुल्का बैग में अपना डाल लेते हैं। आप लोग यंग हेयर वॉरियर है, मतलब जो फैमिलियर जो जाते हैं कहीं दूर, तो उनके पास बहुत सारा फैमिली जो है तो सामान रहता है, 2-4 एयर बैग रहता है, तो वो कूली को बुलाते हैं, भाई मान लीजिए मेरा गाड़ी आ रहा है 4 प्लेटफॉर्म पे, तो भाई आप ग्राउंड फ्लोर से मतलब प्लेटफॉर्म 1 से 4 ले जाना है, तो कितना सामान आदमी ढो के ले जाए, बच्चा भी है साथ में, तो कूली ठीक कर देते हैं। वो कूली क्या करता है, अपने माथा पर सारा सामान उठाकर है, पुलिस सिनेमा भी था, माथा पर सामान उठाकर अपना पूरा ऐसे ऐसे पूरा दम जाता है। तो उसका मैं रियलिटी बता दूं, वो बेसिकली जीरो वर्क करता है। वो पैसा तो मांगता है बेचारा, क्योंकि उसने मेहनत किया है, बट फिजिक्स के भाषा में कहेगा कि कूली के द्वारा जो वर्क डन हुआ है वो जीरो किया है। क्यों? उसने सामान उठाया और अपने सिर पर रख लिया, ठीक है। अपने सिर पर क्या है, रख लिया। अब वो हॉरिजॉन्टल जो है, जो आपका प्लेटफॉर्म है, वो हम लोग मान रहे हैं हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो सिर पर जब उसने रखा तो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और आपका डिस्प्लेसमेंट है आपका टॉप पर है, तो कितना एंगल बन रहा है मेरा सूरज, कितना एंगल बना रहा है मुझे बताइए। क्योंकि उसने सामान को उठाकर ऊपर नहीं रखा, अपने सिर पर रख दिया। तो इस केस में अगर ऊपर उठाए हुए रहता तो नेगेटिव बोल सकते थे, बट उसने सामान को, लगेज को उठाया और अपने सिर पर रख दिया। तो इस केस में फोर्स नीचे, ग्रेविटी फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इस सिर पे जो रखा है सामान, तो दोनों के बीच में लंबवत है, परपेंडिकुलर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो उसको बोलेंगे वर्क डन बाय कूली विल बी जीरो। बट एक्चुअली में क्योंकि उसको फिजिक्स का उतना जानकारी नहीं है, तो बेचारा पैसा मांगेगा, क्योंकि उसने मेहनत किया है, इतना भारी सामान को उठाया, ठीक है। बट फिजिक्स की भाषा में क्या है, वो जीरो वर्क डन कर रहा है मेरे बॉडी, ठीक है। और फिर यही आपका एक दीवार है, ठीक है। अब दीवार को पूरा पुश कर रहे हैं इसको, तो क्या ये डिस्प्लेस, दीवार घसकेगा, कितना भी जन्म लग जाएगा पर ये नहीं घसकेगा। तो क्या करें, आप झूठ मूठ का इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसको आप डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस कभी होगा नहीं। हाँ, अगर कुछ आप हथौड़ा लाए तो अलग है, बट अपने हाथ से अगर इसको आप पुश कर रहे हैं तो क्या ये डिस्प्लेस होगा, बिल्कुल नहीं। दीवार है, बड़े बड़े हेवियर जो ऑब्जेक्ट है, तो वो भी आपका जीरो वर्क डन है, क्योंकि ना डिस्प्लेस हो रहा है ना कुछ हो रहा है कि नहीं। झूठ मूठ का आप उस पर काम कर रहे हैं, तो वो सारे जीरो वर्क डन की एग्जाम्पल में आ जाएंगे। मैं एग्जाम्पल लिख दूं, जो मैंने बोला भी कूली वाला, उसको मैं लिख दूं कि व्हेन कूली लिफ्ट heavy object on its head, then work done
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पुली विल बी जीरो, विल बी जीरो मतलब जो वर्क डन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा उस पुली पर, वो आपका जीरो वर्क डन के केस में आएगा, क्योंकि उसने सामान को उठाया सीधे अपने सिर पर रख दिया। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट फोर्स का जो डायरेक्शन है मेरे वॉरियर वो कितना एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। सामान को ऊपर नहीं, ऐसे ऊपर नहीं उठाया, ऊपर उठाया तब ना मालूम चलता है कि कुछ वो डिस्प्लेस किया, वो तो नीचे से उठाया अपने सिर पर रख दिया। तो वहां पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे पुली के द्वारा वर्क डन कितना हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल दीजिएगा, व्हेन वी पुश एनी हेवी ऑब्जेक्ट देन इन दिस केस आल्सो वर्क डन विल बी जीरो। कोई हेवी ऑब्जेक्ट वाल है, कोई हेवी स्टोन है, उसको हम लोग पूरा फोर्स लगाकर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उस केस में भी वो डिस्प्लेस तो होगा नहीं, तो वो भी आपका जीरो ही वर्क डन कहलाएगा। फिर इफ एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तब भी आपका वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो अगर आपका फोर्स भी जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया, अगर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो गया तो भी आपका वर्क डन जीरो हो गया, ठीक है। और अगर थीटा जीरो है तो भी वर्क डन जीरो हुआ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, बहुत हमने कंडीशन डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि हम सपोज कीजिए हम यहां से अपना शुरू किया अपना मोशन, फिर यहीं पे आके रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो उस केस में भी वर्क डन जीरो होता है। फिर हमने पढ़ा था वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, 2D मोशन याद रखिएगा, तो फोर्स लगता था सेंटर की ओर, सेंट्रीपिटल फोर्स, वेलोसिटी का डायरेक्शन था टेंजेंशियल, तो वहां भी आपका वर्क डन जीरो आया था। तो बहुत तरह का हमने एग्जांपल क्लियर किया है सूरज, देख रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया है वहां पे, जो हमने वर्क डन निकाला था आपको याद होगा। फिर जो सन के चारों ओर जो आपका अर्थ जो है प्लेनेट वो कंटिन्यूअस रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो भी क्या है, वर्क डन जीरो है, क्योंकि सन के चारों ओर जो अर्थ घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो वहां पे कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रहा है मैंने बताया था, तो वो आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको एक रिक्वायर्ड अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है सन और अर्थ के बीच में, जिससे वजह से अर्थ जो है सन के चारों ओर मूव कर रहा है। बट जो अर्थ है जिस पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट किया घूमने के लिए, फिर घूमकर वहीं पे आ जाता है। तो इस केस में भी जो वर्क डन हो रहा है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन सन एंड अर्थ केस या इन एनी इलिप्टिकल पाथ ऑर्बिट, देन वी विल गेट जीरो वर्क डन। तो बहुत तरह के ऐसे एग्जांपल है जहां पे हमें जीरो वर्क डन मिलता है, ठीक है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, आज का लेक्चर मेरे वॉरियर बताइएगा, ठीक है। बेहतरीन लेवल से हमने आज फर्स्ट क्लास को इनिशिएट किया, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को न्यू चैप्टर के न्यू इसका पार्ट के साथ। तो अभी तक संडे को आप पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए 1 डे ऑफ रहता है क्लास, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए, बाय बाय, पढ़ते रहिए। जय हिंद माय वॉरियर।